अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट कामरान रशीद एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्शन कमीशन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन के कितने मेंबर्स हैं, इनका जो सबसे बड़ा हेड है चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमीशन, इसको कैसे अपॉइंट किया जाता है और जो इसके मेंबर हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट का क्या तरीक़ाकार है। और इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन शख्स चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए या मेंबर के लिए एलिजिबल है। और हम ये भी देखेंगे जो इलेक्शन कमीशन है इनकी ड्यूटीज़ एंड इनके फंक्शंस क्या हैं। और साथ हम ये भी देखेंगे कि इनको अगर रिमूव करना हो इलेक्शन कमिश्नर को या इनके मेंबर को, इनको रिमूव करने का क्या तरीक़ाकार है। ये तमाम जो क्यूरीज हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 213 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, इसमें जो चीफ इलेक्शन कमीशन है जिसको कमिश्नर कहा गया है, जो चेयरमैन होता है, हेड होता है इलेक्शन कमीशन का, उसकी अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार बताया गया है। और ये भी बताया गया कौन शख्स, किस शख्स को अपॉइंटमेंट किया जाएगा, क्राइटेरिया क्या है। इसमें बताया गया है कि जो चेयरमैन होगा चीफ इलेक्शन कमीशन, इसके लिए 3 कैटेगरी के लोग एलिजिबल हैं। या तो वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो, या फिर वो सिविल सर्वेंट रिटायर्ड ऑफिसर हो, बेसिक पे स्केल 22 ग्रेड में रिटायर्ड ऑफिसर हो, या वो टेक्नोक्रेट हो। टेक्नोक्रेट के बारे में इसी आर्टिकल में बताया गया कि टेक्नोक्रेट वो शख्स है जिसके पास 16 साल की एजुकेशन डिग्री कंप्लीट है और उसके पास 16 ईयर्स की मतलब डिग्री है और उसका 20 साल एक्सपीरियंस है। साथ में ये भी कहा गया है कि वो शख्स जिसका मतलब है पाकिस्तान पे या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कोई रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट है, वो टेक्नोक्रेट सिविल सर्वेंट जो बेसिक पे स्केल 22 ग्रेड या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये 3 शख्स एलिजिबल हैं चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन के लिए। एज का डिस्कस करें, जो इसकी एज की मतलब रिक्वायरमेंट है वो है जो मैक्सिमम 68 ईयर्स, इससे अबव का क्राइटेरिया नहीं है। इनकी अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार देखें। इनके अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर विद द कंसल्टेशन ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन, इनकी आपस की मशावरत से ये अपॉइंटमेंट मतलब नाम सेलेक्ट करते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन एंड प्राइम मिनिस्टर ने 3 नाम सेलेक्ट करने हैं। 3 नाम सेलेक्ट करके इन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें टोटल जो मेंबर्स हैं वो हैं 12 में से 4 मेंबर्स का सेनेट से होना ज़रूरी है। और जो 12 टोटल मेंबर्स हैं इनमें 50% गवर्नमेंट से होंगे और 50% अपोजिशन से होंगे। मतलब 12 मेंबर हैं जिसमें 6 मेंबर गवर्नमेंट की तरफ से होंगे और 6 मेंबर अपोजिशन में, और 12 में से 8 मेंबर होंगे मतलब नेशनल असेंबली से और 4 मेंबर होंगे सेनेटर्स। ये 12 लोग मिलकर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन एंड प्राइम मिनिस्टर ने आपस में मशावरत की, 3 नाम इन्होंने सेलेक्ट किए। 3 नाम भेजेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी को और उन्होंने एक नाम सेलेक्ट करना है। फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है। अब इसमें यह भी बताया गया है कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन एंड प्राइम मिनिस्टर किसी 3 नाम पर इत्तिफाक नहीं करते, फिर 3 नाम लीडर ऑफ अपोजिशन अपने सेलेक्ट करेगा और 3 नाम प्राइम मिनिस्टर अपने सेलेक्ट करेगा। ये फिर 6 नाम पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजे जाएंगे। फिर पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक नाम सेलेक्ट करना है, फिर उसको जो अप्रूवल देनी है, जो अपॉइंटमेंट करना है, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। फिर आर्टिकल 213 में ये भी कहा गया है कि अगर नेशनल असेंबली डिज़ोल्व हो जाती है, फिर जितने भी मेंबर्स हैं 12 के 12 वो सेनेट से ही इलेक्ट किए जाएंगे। ये था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार। अगर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर में टोटल 5 मेंबर्स हैं। एक इनका हेड होगा चेयरमैन कमिश्नर जिससे कहा गया चीफ इलेक्शन कमीशन। इसके नीचे 4 मेंबर्स होंगे। जो 4 मेंबर है वो चारों प्रोविंस से लिए जाएंगे, चारों सूबों से। इसका जो तरीक़ाकार है वो आर्टिकल 218 में बताया गया है। इसमें यह जो 4 मेंबर होंगे उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है या एलिजिबल है वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हो, या वो भी सिविल सर्वेंट बेसिक पे स्केल 22 ग्रेड में रिटायर्ड ऑफिसर हो, या वो टेक्नोक्रेट हो। बिल्कुल एज इट जैसे हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट देखी।
बस एज का डिफरेंस है। उसमें जो इलेक्शन कमिश्नर था चीफ, उसके लिए जो एज की रिक्वायरमेंट थी वो थी 68, मेंबर्स के लिए जो एज की रिक्वायरमेंट है वो है 65। इसी तरह मेंबर को भी सिलेक्ट किया जाएगा और इसी ही तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिलेक्ट किया जाएगा। फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, इसने जो अपना ओथ लेना है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आगे हलफ उठाएगा। आर्टिकल 214 में बताया गया है। आर्टिकल 215 में इनका टेन्योर बताया गया, टाइम पीरियड। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 5 ईयर्स, 5 सालों के लिए इनको अपॉइंटमेंट किया जाएगा। लेकिन जो मेंबर्स हैं 4, वो अपना ओथ बिफोर द कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमीशन से हलफ लेंगे। जो इलेक्शन कमिश्नर का चीफ है वो लेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कमिश्नर के जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, वो अपने हेड चेयरमैन के आगे हलफ लेंगे। फिर जो 4 मेंबर हैं, इनका जो टेन्योर है ये है कि 50-50, मतलब इनका जो टाइम पीरियड है 5 ईयर्स का, 2 मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाएगा 2.5 साल तक, यानी कि इनके हर 2.5 साल बाद इनकी सिलेक्शन होती है। जिस तरह हमारे सेनेट के इलेक्शन होते हैं कि हर 2.5 साल, हर सेनेट के इलेक्शन हर 3 साल बाद होते हैं। टेन्योर सेनेट का भी 6 साल का है, लेकिन हर 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं कि मतलब कुछ सेनेट आते हैं और कुछ चले जाते हैं। इसी तरह जो इसके मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के 4, इनका भी 2.5 साल बाद आएंगे और 2.5 साल बाद चले जाएंगे। इसका जो टाइम पीरियड है एक मेंबर के लिए वो है 5 ईयर्स। इनका रिमूवल का तरीक़ाकार भी देख लें, वो भी आर्टिकल 215 में डिस्कस किया गया। वो बताया गया कि आर्टिकल 209 के तहत जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होगी वो ही इनको रिमूव कर सकती है। अब ये भी देख लें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है और 2 सीनियर जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और 2 सीनियर जज होते हैं हाई कोर्ट के। ये 5 लोग मिलके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनाते हैं। जो शख्स मतलब अनफिट है फिज़िकल या मेंटली या मिसकंडक्ट किया उसके बारे में इंक्वायरी करते हैं। फिर मतलब जो शख्स मतलब एलिजिबल नहीं है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजते हैं। फिर इस तरह इसको रिमूव किया जाता है। इनकी रिमूवल का तरीक़ाकार भी बिल्कुल सेम है एज इट इज़। जिस तरह कोई मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है या हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है या फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस साहबान को रिमूव किया जाता है, बिल्कुल इनकी रिमूवल का तरीक़ाकार बिल्कुल सेम है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी इनको रिमूव कर सकती है। अगर इन्होंने अपना रेजिग्नेशन देना होगा तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम अपना रेजिग्नेशन लिखेंगे। यह है आर्टिकल 215। आर्टिकल 216 में इनका ये बताया गया है कि कोई भी अगर मेंबर्स है या कमिश्नर है चीफ इलेक्शन कमीशन का, ड्यूरिंग अपना मतलब होल्ड ऑफ ऑफिस वो अपना कोई भी प्रॉफिट, कोई भी अदर कोई सरकारी सर्विस, कोई बिजनेस, कोई इस तरह का रन आउट नहीं करेगा। फिर इसमें 217 में ये बताया गया कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद नहीं, उसकी एब्सेंट में जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वो एज ए मतलब उनके बिहाफ पे कमिश्नर का मतलब वो रोल अदा करेगा। आर्टिकल 218 और 219 में इनके फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि जो हमारी पार्लियामेंट है, मजलिस शूरा है जिसमें सेनेट आता है और नेशनल असम्बली आता है, इनके इलेक्शन कंडक्ट करवाना, या कोई भी सीट वैकेंट होती है उनके लिए भी इलेक्शन को कंडक्ट करवाना, या प्रोविंशियल असम्बलीज़ के इलेक्शन हों या कोई भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो, ये है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फिर इनकी फंक्शन भी है, कोई भी इलेक्शन है उनको मतलब कंडक्ट करवाना, अरेंजमेंट करना, उनके फंक्शंस का इंतज़ाम करना। जो इनकी ड्यूटीज़ हैं वो है इलेक्टोरल रोल्स, मतलब इंतखाबी जो लिस्ट होती हैं, इंतखाबी निशान अलॉट करने, इंतखाबी जो फहरिस्त हैं वो तैयार करने, और जो वोटर लिस्ट हैं उनकी भी मतलब इनकी वो वोटर लिस्ट को तैयार करना, ये इनकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये भी लिखा हुआ है आर्टिकल 218 में, इनका काम है जस्टली, ऑनेस्टली, फेयर, शफाफ इलेक्शन करवाना, अकॉर्डिंग विद लॉ के तहत फेयर शफाफ इलेक्शन करवाना। आर्टिकल 220 इनकी पावर दी गई है कि कोई भी अगर इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो फेडरेशन लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे कोई भी इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा है, एग्जेक्टिव जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको हर हाल में वो असिस्ट करेगी।
चाहे फेडरेशन में है या प्रोविंशियल में है, जो एग्जेक्टिव है वो इनकी ड्यूरिंग द फंक्शन जब वो डिस्चार्ज कर रहे अपना काम ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, एग्जेक्टिव की जिम्मेदारी है कि इनकी मतलब मुआवनत करे। ये आज का था हमारा लेक्चर जिसमें हमने इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट देखी, इनके मेंबर्स की तैनाती का तरीक़ाकार देखा और इनके फंक्शंस, इनकी ड्यूटीज़ देखी, इनकी पावर देखी। तमाम जो आर्टिकल में बताए गए थे, आर्टिकल 213 से लेके आर्टिकल 220 तक हमने डिस्कस किया। और अगर आपको ये मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी या कुछ सीखने को मिला तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।